Very good morning to all of you. This is Anmol Upadhyay. We are going to discuss chemistry first chapter of class 10, that is chemical reaction and equation. तो chemical reaction और equation chapter first हम लोग start करेंगे बेटा. Chemical reaction and equation. सबसे पहले हम नेम डिस्कस कर ले. इस चैप्टर की नेम का मतलब क्या है? केमिकल या केमिकल रिएक्शन नेचर का एक ऐसा चेंज जिसमें हमें जो सब्सटेंस मिलेंगे, मींस एक ऐसा चेंज जिसमें जो सब्सटेंस बनेगा या मिलेगा उसकी प्रॉपर्टी पिछले वाले के प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग होगी. अगर ऐसा चेंज अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो केमिकल चेंज है, जिसके लिए जो रिएक्शन परफॉर्म हो रही है वो केमिकल रिएक्शन. क्लियर? तो सिंपल सी बात है, मतलब हम प्रोडक्ट को देख करके ये ना बता पाए क्या रिएक्टेंट ऐसा हो सकता है. मींस प्रॉपर्टी जरा H2O की सोचिए. H2O की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग. क्यों? अपना हाइड्रोजन एज अ फ्यूल यूज होता है कहां पर? रॉकेट में. लिक्विड हाइड्रोजन. ये ऑक्सीजन हमेशा बर्निंग को सपोर्ट करता है, मतलब प्रॉपर्टी है आग लगाने वाली, पर वाटर आग बुझा देता है. तो वाटर आग बुझा देना है, वाटर का आग बुझा देना, ये कहीं ना कहीं एक बिल्कुल अपोजिट प्रॉपर्टी शो करता है. किससे? हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से. तो इससे हमें ये समझ में आ गया कि केमिकल रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होगी जिसमें नए प्रोडक्ट बनेंगे विथ न्यू प्रॉपर्टीज. मींस इनका नेचर कैसा हो सकता है? न्यू प्रोडक्ट विथ न्यू प्रॉपर्टीज. वेरी गुड. तो केमिकल रिएक्शन हो गया. अगला है इक्वेशन. इक्वेशन यहां वही मतलब है बेटा जो आपने मैथ्स के इक्वेशन को पढ़ा है, वही मतलब, कुछ भी अलग नहीं है. इक्वेशन का मतलब है सिंपल सिंपल इक्वल. इक्वेशन का मतलब है सिंपल सिंपल इक्वल. इक्वल क्या? इक्वल क्या? इक्वल केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. इक्वेशन का मतलब है इक्वल. तो क्या इक्वल हो रहा है? इक्वल हो रहा है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन रिएक्टेंट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन प्रोडक्ट. बिल्कुल. यानी रिएक्शन की जो दौड़ है, जो दुनिया है बेटा, वो है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की. बस. तो जितने सब्सटेंस इस रिएक्टेंट साइड में है, अगर हमें उतने ही सब्सटेंस प्रोडक्ट साइड में मिल गए तो जी हाँ, हमारा रिएक्शन क्या है या हमारा केमिकल रिएक्शन क्या है? इक्वल है. इसलिए इक्वेशन यूज करते हैं. तो इक्वेशन ध्यान रखिएगा क्या हो सकता है? बैलेंस भी हो सकता है, अनबैलेंस भी हो सकता है. रिएक्शन यानी केमिकल इक्वेशन क्या हो सकता है? बैलेंस भी हो सकता है और अनबैलेंस भी हो सकता है. यानी बात को समझना. इक्वेशन, इक्वेशन का मतलब इक्वल. इक्वल का मतलब क्या? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. क्यों हमें ये करना जरूरी है? हमें ये करना इसलिए जरूरी है बेटा क्योंकि नेचर किसी न किसी लॉ को फॉलो करता है. हमारे आप में या इस यूनिवर्स में ये एक प्रॉपर लॉ पे चल रहा है. ऐसे नहीं है कि कुछ भी हो रहा है, रैंडमनेस नहीं है. मतलब एक लॉ है जो फॉलो कर रहा है, चाहे वो ग्रेविटेशन हो, उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें चल रही है फिलहाल अभी के थ्योरी के अकॉर्डिंग. तो मैं आपको यही समझाना चाहता हूं बेटा कि इस केमिस्ट्री में कोई लॉ है जो फॉलो करना चाह रहा है. क्यों हम रिएक्शन को बैलेंस करना चाह रहे हैं, या क्यों हम सिंपल एक कारण रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के मास को अगर हम बराबर कर दें, क्या कर दें? इसके मास को हम इक्वल कर दें तो एक लॉ फॉलो होगा, दैट इज कॉल्ड लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास.
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आज के बाद बड़ी क्लियर सी बात समझ लीजिए कि हम बैलेंसिंग क्यों करते हैं, क्या रीजन क्या हमारा बैलेंस करने के पीछे का। तो बैलेंस करने का सिर्फ रीजन इतना सा है बेटा कि हम किसी लॉ को फॉलो कराना चाहते हैं, और वो लॉ क्या है, वो लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है तो एकदम क्लियर है ना कि हम जितना सब्सटेंस रिएक्टेंट में लेकर के जा रहे हैं उस सब्सटेंस का ट्रांसफॉर्म हमें मिल सकता है प्रोडक्ट में, लेकिन वो सब्सटेंस कुछ ऐसा नहीं कि वो गायब हो जाएगा। ठीक है, जो मास हम रिएक्टेंट साइड लेकर जाएंगे वही मास हमें प्रोडक्ट साइड मिलेगा। जो मास हम रिएक्टेंट साइड लेकर के चल रहे हैं वही मास हमें किधर मिलेगा, प्रोडक्ट साइड मिलेगा। तो इससे क्लियर हो गया ना कि भाई मास को हम बना भी नहीं सकते, मास को हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, यानी मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एक लॉ फॉलो किया इसने, और ये सत्यता सत्य है हमारे लिए कि भाई हम मास को बना नहीं सकते हैं। तुम सोच के देखो ना, मास को बना लेने का मतलब पता है क्या है? मास को बना लेने का मतलब है कि वो अपने यूनिवर्स का हिस्सा है ही नहीं, क्योंकि अगर वो अपने यूनिवर्स का हिस्सा होता तो हम उसे सिर्फ ट्रांसफॉर्म कर सकते। बना पाना मतलब इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर यूनिवर्स, वो अपने यूनिवर्स का है ही नहीं, तो कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? हम किसी फोर्स से, किसी जादू से कहीं हम जुपिटर के किसी मास को लेकर के हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, हम फोर्स अप्लाई करके ला रहे हैं, पर बना पाना दैट इज बियॉन्ड द, मतलब हमारे वो थ्योरी में है ही नहीं। तो ये समझ लीजिए कि हम मास बना भी नहीं सकते, मास हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, मास जो है वो तो कंजर्व है। इसलिए हम लोग किसी भी केमिकल इक्वेशन को कोशिश करते हैं कि वो इक्वल रहे, बैलेंस रहे। यानी अपना केमिकल इक्वेशन दो पार्ट में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। पहला बैलेंस केमिकल इक्वेशन, पहला बैलेंस केमिकल इक्वेशन, दूसरा अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन और एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। हमारे केमिकल इक्वेशन दो पार्ट में बट गया। क्यों जरूरत है हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन की? बिल्कुल सही है कि सर एक लॉ को फॉलो करता है, लॉ मींस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। बेटा जीवन में कोई भी चीजें बनाओ पर बेस तो आपका मजबूत होना चाहिए ना, बेस किसी को होना चाहिए ना। हवे में चीजें नहीं बनती ना, किसी बेस किसी स्तर पे बनती हैं। आप बिल्डिंग भी बनाओगे तो सिंपल सी बात है कि लैंड से ही शुरू करोगे, चाहे वो गड्ढे खोद के करो चाहे कुछ भी करो, शुरू तो हवे में बिल्डिंग नहीं बनाओगे ना बेटा। अब कहोगे सर हवे में भी एक बिल्डिंग बनी हुई है, तो फोर्स फोर्स वो कहां से लेकर के आएगा? ठीक, जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो भी वो अर्थ की सरफेस से ही लेकर के आएगा। मेरी बात को समझिए, बेस होना चाहिए। तो बेस हमारे पास है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना है। ठीक, इसलिए ये क्या बन गए, बैलेंस बन गए। पर एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन की कई खास बात जो मूल कंसेप्ट में हम यूज करते हैं। एक बैलेंस यानी हम एक रिएक्शन को सबसे पहले बैलेंस करते हैं ये जानने के लिए कि उसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट की क्या कहानी है। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट की क्या कहानी है मींस हम एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल्स का इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। हम गैसियस वॉल्यूम का इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, हम लोग पार्टिकल का इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ये बात समझ में आई? तो हमारे लिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्यों जरूरी है? क्यों? क्योंकि एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख करके हम मोल नंबर ऑफ मोल्स की जानकारी निकाल सकते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की वॉल्यूम की जानकारी निकाल सकते हैं, क्या नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज दैट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल की जानकारी निकाल सकते हैं। ठीक है, मासेस की जानकारी निकाल सकते हैं कि रिएक्टेंट अगर इतना ग्राम रिएक्ट कर रहा है तो क्या प्रोडक्ट का मास होगा, सब कुछ निकाला जा सकता है। लेकिन एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन से हम मूल कंसेप्ट यूज नहीं कर सकते। एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन का यूज हम इक्विवेलेंट मास के तहत करेंगे, ठीक है, लेकिन हम मूल कंसेप्ट में उसका यूज नहीं कर सकते।
मतलब मेरी बात को समझिए, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्यों जरूरी है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन इसलिए जरूरी है बेटा कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें बहुत ढेर सारी इंफॉर्मेशन दे सकता है किसी भी रिएक्शन के प्रति और किसी के भी प्रति। नंबर ऑफ मोल्स की इंफॉर्मेशन दे सकता है, नंबर ऑफ या मासेस की इंफॉर्मेशन दे सकता है, नंबर ऑफ पार्टिकल की इंफॉर्मेशन दे सकता है, वॉल्यूम का इंफॉर्मेशन दे सकता है। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का यूज करके हम सारे इंफॉर्मेशन उसका निकाल सकते हैं। अब सुनिए, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन किसकी जानकारी नहीं दे सकता? बात इतनी सी कि एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन सर जब इतनी जानकारियां देता है तो किसकी जानकारी नहीं दे सकता? तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से दो जानकारियां नहीं दे सकता। पहला, टाइम लैगिंग। टाइम लैगिंग, टाइम लैगिंग का मतलब ये है बेटा कि आप केमिकल रिएक्शन को देख करके ये नहीं बोल सकते हो, जैसे मैंने लिख दिया कि H2SO4 plus zinc will become ZnSO4 and plus H2। किसी में इतना हिम्मत है बस ये बता दे कि ये रिएक्शन कितना समय लेगा? तो सर देख कर नहीं बता सकता, बिल्कुल देख के नहीं बताया जा सकता बेटा, रिएक्शन को परफॉर्म करना पड़ेगा, परफॉर्म करके हम बता सकते हैं। यानी एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन यानी एक केमिकल रिएक्शन बैलेंस होते हुए भी ये नहीं बता सकती कि कितने देर में ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, यानी टाइम लैगिंग का इंफॉर्मेशन नहीं देती है। एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लैगिंग ऑफ द टाइम बिटवीन द रिएक्शन, ये इंफॉर्मेशन नहीं है। दूसरी बात, मैं दो रिएक्शन लिखता हूं बेटा, दो रिएक्शन में दो रिएक्शन लिखता हूं। एक लिखता हूं बेटा H2SO4 प्लस Cu प्लस CuSO4 प्लस H2। ये दो रिएक्शन, एक रिएक्शन इसमें होगी, एक रिएक्शन नहीं होगी। ये कैसे पता चलेगा सर? बिल्कुल, एक बैलेंस केमिकल यही जानकारी नहीं दे सकता कि कौन सी रिएक्शन होगी कौन सी रिएक्शन नहीं होगी। तुम सोचोगे कि सर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से यहाँ CuSO4 बना दे और यहाँ पर H2 को रिलीज कर दे, चलो भाई ठीक है यार, पर उसी के तहत तो तुम ये भी कर सकते हो ना बेटा, H2SO4 प्लस Cu ये भी बाहर हो गया, तो दोनों रिएक्शन परफॉर्म हो गई। देख करके तो दोनों ही हो गई भाई कि डिस्प्लेसमेंट को फॉलो करेगा तो। लेकिन सिंपल सी बात है, ऊपर वाली रिएक्शन नहीं होगी। क्या रीजन है? कॉपर की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से डाउन। तो दूसरी रिएक्शन हो रही है, पहली रिएक्शन नहीं हो रही है। तो एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन दो बातों की जानकारी नहीं दे सकता। पहला है बेटा फिजिबिलिटी, किसकी जानकारी नहीं दे सकता भाई? तो फिजिबिलिटी की जानकारी नहीं दे सकता, यानी अपनी रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं है यही नहीं बता सकता, कि रिएक्शन होगी भी कि नहीं होगी नहीं बता सकता। फिजिबिलिटी का मतलब यही कि स्वतः खुद से हो पाए या ना हो पाए। ठीक, दूसरी जानकारी क्या नहीं दे सकता? तो टाइम लैगिंग की जानकारी नहीं दे सकता। टाइम लैगिंग की जानकारी यानी एक रिएक्शन को परफॉर्म करने में कितना समय लगेगा यही जानकारी नहीं है। क्लियर? तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन की खासियत है, कमियां भी हैं, तो मेरिट्स भी हैं, डिमेरिट्स भी। मेरिट्स मैंने बता दिया कि एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन का यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड प्रोडक्ट के निकाल सकते हैं, मास निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल निकाल सकते हैं, वॉल्यूम निकाल, सब कुछ निकाला जा सकता है। लेकिन दो कमियां भी हैं, और वो दो कमियां क्या है? वो दो कमियां ये हैं कि पहली फिजिबिलिटी नहीं बताता, दूसरा टाइम लैगिंग नहीं बताता। इसी के साथ बैलेंस केमिकल इक्वेशन खत्म करते हैं, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन की बात करते हैं। तो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन सिंपली जब लॉ को ही नहीं फॉलो करता, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ही फॉलो नहीं करता, तो फिर हम कैसे कहेंगे? एक बेस होना चाहिए, एक लॉ के स्तर पे हम दूसरा लॉ बनाते हैं, ठीक है, यानी हमारा एक बेसिक, हमारा एक कन्वेंशन होता है या हमारा मानना होता है, उसके बेसिस पे हम कई चीजों को डिराइव करते हैं। पर कैसे पॉसिबल है कि हम ए को 3 ग्राम लेकर के जाएं, किसी सी से रिएक्ट कराएं और यहां पर कोई प्रोडक्ट बने सी ए, ठीक, मान लो इनका भी दो, और ये 4 ग्राम हो जाए, ये भी 3 ग्राम, ये भी 2 ग्राम था, 4 ग्राम हो जाए। 1 ग्राम का इंफॉर्मेशन कौन देगा? कहां गया वो 1 ग्राम? गैस बन के उड़ा नहीं है, कुछ भी है नहीं, तो हमें 5 तो मिलना चाहिए था ना बेटा, 3 ग्राम और 2 ग्राम मिलकर के 5 ग्राम मिलना चाहिए था, नहीं मिला। तो हम ऐसे केमिकल इक्वेशनों की हम बात यहाँ पर नहीं करते, और इन्हीं को हम कहते हैं अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को भी सॉल्व करने का हमने नया तरीका ढूंढा, दैट इज इक्विवेलेंट मास का यूज करेंगे, ठीक है, उसको उस तहत हम लोग यूज करेंगे ग्राम, कह सकते हो कि ग्राम इक्विवेलेंट मास का नॉर्मेलिटी वगैरह निकालने में हम यूज कर सकते हैं। वहां अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन से काम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर नहीं हो पाएगा, यानी मोल कंसेप्ट का यूज करना पड़ेगा,
और हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, बैलेंस कैलकुलेशन। अगले वीडियो में हम लोग बैलेंसिंग को डील करेंगे और सीखेंगे बैलेंसिंग कैसे होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, गुड नाइट।